अध्याय 5 अवचेतन रिकॉर्ड फाइल। इस विषय के पुराने लेखकों ने मेमोरी को मस्तिष्क का एक अलग हिस्सा माना था, पर यह विचार गायब हो गया जब ज्ञान की बढ़ती लहर ने नव मनोविज्ञान नामक संकल्पना को जन्म दिया। यह नई संकल्पना मस्तिष्क के चेतना के बाहर क्षेत्र को पहचानती है, जिसका एक हिस्सा अवचेतन मस्तिष्क या मानसिक क्रियाओं के अवचेतन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसी क्षेत्र में, जिसे मेडिटेशन कहा जाता है, मेमोरी की गतिविधियाँ होती है। इस विषय पर काफ़ी ध्यान देने से पता चलता है कि मेमोरी का सारा काम मस्तिष्क के इसी अवचेतन हिस्से में होता है। जब अवचेतन रिकॉर्ड को चेतन क्षेत्र को सौंपा जाता है, तभी याद करने वाली क्रिया होती है और याद किया हुआ विचार या प्रभाव अवचेतन हिस्से से बाहर निकलता है। इस तथ्य को समझने से मेमोरी का सारा विषय सरल हो जाता है और हमें उन संपूर्ण योजनाओं और तरीकों का पता चलता है जिनसे मेमोरी का विकास होता है, वृद्धि होती है और प्रशिक्षण मिलता है। उन तरीकों से जिनसे चेतन क्षमताएं अवचेतना क्रियाओं द्वारा कार्य करती हैं। मेमोरी सिर्फ हमारी चेतना अवस्था की क्षमता नहीं है, लेकिन हमारी अवचेतन अवस्था की भी है। मेमोरी का सही स्वभाव समझना असंभव है और इसकी ट्रेनिंग करनी भी नामुमकिन है, जब तक हमें उन चीज़ों का पता न चल जाए और हमारे अवचेतन मस्तिष्क में होती है। मेमोरी और सारी मानसिक शक्तियों का सबसे ऊंचा हिस्सा अवचेतन होता है। जब भी हम किसी चीज़ को याद करना चाहते हैं, तो वह बिना किसी चेतन विचार के या खोज के बाहर निकल आती हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी चीज़ को याद करना चाहते हैं, तो वह चेतन कोशिका कोशिश के बावजूद बाहर नहीं आ पाती, लेकिन जब हम किसी और चीज़ पर ध्यान देते हैं, तो वह चीज़ बिना किसी चेतन कोशिश के अपने आप ऊपर आ जाती है। हमारे चेतन के नीचे एक यंत्र काम करता है जो अपने आप हरकत में आ जाता है और वह ज़्यादा कुशलता से इच्छित परिणाम ले आता है। अगर दिमाग की गतिविधि किसी और दिशा में लगी हो, मस्तिष्क का अवचेतन हिस्सा उस हर एक चीज़ का रिकॉर्ड फाइल है जो आज तक हमने अनुभव की है, सोची है या समझी है। हर चीज़ यहाँ रिकॉर्ड होती है। विद्वान जानकर कहते हैं कि चाहे प्रभाव कितना भी हल्का हो, हम उसे पूरी तरह से कभी नहीं भूल सकते, भले ही हम उसे याद नहीं कर पाते, क्योंकि यह काफ़ी दुर्मिल होता है और इसकी इंडेक्सिंग नहीं होती है। यह माना गया है कि हर एक चीज़ अवचेतन इंडेक्स फाइल में पाई जाती है। अगर हम इसकी जगह खोज निकालें, इस तरह हम मानते हैं कि हर प्रभाव को, हर विचार जो कभी चेतन रहा है, वह हमारे मस्तिष्क पर हमेशा प्रभाव डाले रहता है। यह कभी चेतन पर भले न आ सके, लेकिन यह हमारे दिमाग के अवचेतन हिस्से में रहेगा और अवचेतन रूप से हमारे विचारों और कार्यों को प्रभावित करता रहेगा। हमारे मस्तिष्क का बहुत छोटा हिस्सा है जिसके बारे में हम सजग रहते हैं। हमारे मस्तिष्क की अधिकतर चीज़ें अवचेतन में रहती हैं और उनको किसी स्टोर करना जरूरी होता है। हम इन्हें ज़रूरत पड़ने पर याद कर सकते हैं अगर वे चेतन में हैं, लेकिन बाकी मामलों में हमारा मस्तिष्क उनकी उपस्थिति के बारे में सजग नहीं होता। साथ ही हमारा अनुभव बताता है कि हमारे मस्तिष्क में ऐसा बहुत कुछ है जिसे हम ज़रूरत पड़ने पर याद नहीं कर पाते। बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम बहुत खोजने पर भी याद नहीं कर पाते, या काफ़ी खोजबीन के बाद ही हमें कुछ नहीं मिल पाता, लेकिन ये याद आ जाते हैं जब हम कुछ और कर रहे होते हैं। कई बार ऐसा होता है जो चीज़ हम कभी याद नहीं कर पाते, जो कभी भी साधारण परिस्थितियों में याद नहीं आ पाएंगे, वे हमें तुरंत याद आ जाती हैं जब कोई और इंसान उनकी बात करता है। ऐसे मामले में इन चीज़ों का दिमाग में ज़रूर कोई हिस्सा रहा होगा जिसे हमें पहचान नहीं पा रहे थे। हमारे पास उन मानसिक शक्ति पर विश्वास करने के अनेक कारण हैं जो भौतिक ब्रह्मांड में कार्य करने के तरीके की तरह ही कार्य करती हैं। हमारे मस्तिष्क की हर कोशिश एक रचना है जो वापस शून्य में नहीं जा सकती। यह विस्मृति की गहराइयों में छुपी रह सकती हैं, जैसे कोयले में प्रकाश और ताप छुपा रहता है, पर अवसर पाते ही किसी उचित उत्प्रेरक के मिलते ही यह अंधकार में वापस चेतना के प्रकाश में आ जाती है। जो चीज़ पहले भूली जा चुकी है, जिस चीज़ को याद करने से कोई लाभ नहीं होता, वह कई बार हमारी कोशिश के बिना याद आ जाती हैं और वह ऐसा अपने आप करती हैं। हमारी मस्तिष्क अक्सर ज्ञान के पूरे सिस्टम को रखता है जो भले ही सामान्य स्थिति में कभी भी विलीन हो गया हो, लेकिन किसी पागलपन, उन्माद, निद्रा भ्रमण, धनुस्तंभ
आदि स्थिति में चेतन अवस्था में वापस आ जाता है। उदाहरण के तौर पर ऐसे कई मामले हैं जब संपूर्ण भाषाओं की स्मृति वापस आ गई। ऐसा कई बार स्थापित हो चुका है कि कई घटनाएं जो पूरी तरह विस्मृत हो गई थी और उन्हें याद करना लगभग असंभव हो गया था, लेकिन वे हमारी मेमोरी में बसी हुई थी और वे कुछ भौतिक अवस्थाओं के वापस याद आ गई। इन चीज़ों के सबूत के तौर पर जानकारों ने वैज्ञानिक प्रकाशों में कई घटनाओं का उल्लेख किया है। एक बूढ़ी महिला का जाना माना मामला है जो पढ़ लिख नहीं सकती थी, लेकिन बुखार की उन्मादी अवस्था में उसने लैटिन, ग्रीक और हिब्रू के लंबे परिच्छेद बड़े जोश से सुना दिया। उसके पाठन में सटीकता और विशेष उच्चारण था। उसकी बातों को शॉर्टहैंड में नोट किया गया और बाद में बड़ा आश्चर्य हुआ जब यह पता चला कि उसने अपनी जवानी में अपने घर में एक पादरी के घर नौकरी की थी, जो अपने अध्ययन कक्ष में चलते समय जोर जोर से अपनी पसंदीदा क्लासिकल और धार्मिक लेखकों की लिखी चीज़ें पढ़ा करता था। उसकी किताबों में वे परिच्छेद चिन्हित पाए गए जो उस औरत की बातों पर लिए गए नोट से मेल खाते थे। उसके अवचेतन मस्तिष्क में युवावस्था में सुने गए परिच्छेदों की आवाज़ स्टोर हो चुकी थी, लेकिन उसे सामान्य अवस्था में उसकी कोई याददाश्त नहीं थी। एक आदमी अपने डूबने से बचाए जाने के पहले अपनी संवेदनाओं को याद करते हुए कहता है, मेरे पुरानी जिंदगी की हर घटना मेरी आंखों के सामने गुजरी और वे सिर्फ रेखाचित्र में नहीं थी, बल्कि एक स्पष्ट तस्वीर के रूप में थी जो मेरे पूरे अस्तित्व का परिदृश्य उपलब्ध करा रही थी। यह दृष्टिकोण स्वीकार करने पर कि हर विचार और प्रभाव जो कभी मस्तिष्क में चेतन रूप में रहा था, वह बाद में रह जाता है। हम कई अजीबोगरीब मानसिक क्रियाओं पर प्रकाश डालते हैं और हम इससे निष्कर्ष निकालते हैं कि मेमोरी अनंत रूप में संपूर्ण है। इस बात पर शक नहीं किया जा सकता कि अगर हम अपने मन की गहराइयों में पूरी तरह जा सकें तो हम हर प्रभाव का, हर सोचे गए विचार का और पूर्व जन्मों में किए गए हर काम का अस्तित्व पा सकेंगे। इनमें से हर चीज़ अपना प्रभाव उसी तरह महसूस कराएगी जैसे वे किसी वर्तमान ज्ञान से जुड़ी हो, और अगर वे मस्तिष्क में रहे तो क्या यह संभव नहीं है कि हमारे चाहने पर वह चेतन तल में आ जाए, अगर हमारी मेमोरी और याद करने की क्षमता अपनी असली क्षमता दिखाएं। मस्तिष्क का यह अवचेतन हिस्सा या मेमोरी का हिस्सा एक बड़े रिकॉर्ड फाइल की तरह जाना जा सकता है, जिसमें इंडेक्स का जटिल सिस्टम हो और डाटा एंट्री क्लर्क का काम इन रिकॉर्ड्स फाइल करना हो, उन्हें इंडेक्स करना हो और उन्हें ज़रूरत पड़ने पर खोजना हो। रिकॉर्ड वही रिकॉर्ड करते हैं जिसे हमने ध्यान से प्रभावित किया हो, और उसकी गहराई और स्पष्टता पर निर्भर करती हैं कि हम कितने ध्यान से उस पर प्रभाव डाल रहे हैं। हम मेमोरी के क्लर्कों को वह चीज़ पाने के लिए नहीं कह सकते जो चीज़ गायब हो चुकी हो। विभिन्न प्रभावों के बीच के संबंध की इंडेक्स और क्रॉस रेफरेंस देते हैं। एक विचार या प्रभाव के साथ जितने ज़्यादा क्रॉस रेफरेंस और संगतियाँ हो, उसके ज़रूरत पड़ने पर वापस बाहर आने के अवसर उतने ज़्यादा होते हैं। ध्यान और संगति के दो गुण और मेमोरी के कार्य में उनके द्वारा निभाई गई भूमिका, इनके बारे में किताब के अन्य भागों में विस्तार से चर्चा की गई है। डाटा एंट्री के ये क्लर्क बहुत मेहनती हैं, लेकिन अन्य कर्मचारियों की तरह वे अपना काम तभी करते हैं जब वे अभ्यास रहते हैं। खाली बैठने और कसरत के अभाव में वे असावधान और सुस्त हो जाएंगे और अपने रिकॉर्ड भूल जाएंगे। थोड़ी सी कसरत और काम से उनके दिमाग में मकड़जाले खत्म हो जाएंगे और वे अपने काम के लिए तैयार हो जाएंगे। अच्छे अभ्यास से वे अपने काम में परिचित हो जाएंगे और जल्दी ही बहुत कुशल हो जाएंगे। उनकी याद करने की प्रवृत्ति दृढ़ हो जाएगी और जब किसी रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है वे इसकी जगह याद रखते हैं और वे इसे बिना इंडेक्स की सहायता से पा सकते हैं। उनकी समस्या धूमिल और बेबूझ रिकॉर्ड से आती है जो खराब ध्यान से पैदा होता है। वे उनको नहीं सुलझा पाते जब वे इन्हें प्राप्त कर लेते हैं। ठीक ढंग से इंडेक्सिंग न होने से उनकी चिंता और काम काफ़ी बढ़ जाते हैं और वे कई बार असावधानी के कारण रिकॉर्ड नहीं खोज पाते। कई बार यह बताने के बाद कि वे उस चीज़ को नहीं खोज पाए और आपने उस जगह को गुस्से में छोड़ दिया, तब भी वे उस चीज़ को खोजते रहते हैं और आपको उस विचार या प्रभाव को देखकर अचंभित कर देते हैं जिसकी ठीक ढंग से इंडेक्सिंग नहीं हुई थी।
इन अध्यायों में आपको यह मदद मिलेगी कि आप इन विचारों रिकॉर्ड फाइल के संरक्षण मिलेंगे और आप देखेंगे कि उन्हें आपकी असावधानी के कारण कितना श्रम करना पड़ता है। इन क्लर्क का ख्याल रखें और ये आपके लिए खुशी के से अतिरिक्त काम करेंगे, लेकिन उन्हें आपकी सहायता और आपका उत्साहवर्धक चाहिए और कभी कभार प्रशंसा का एक शब्द भी।